नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे परचेज प्रोसीजर मतलब कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उस पर पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो बेस्ड है एज पर जीएफआर 2017। इसमें हम चैप्टर 6 करेंगे और चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट आज करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 6 का पहला पार्ट हम चर्चा कर चुके हैं जहां पर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज है, जिसमें ईएमडी है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो क्या होती है और किस रूप में उनको जमा किया जाता है, क्यों लिया जाता है, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज के डिस्कशन में हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट टू। परचेज प्रोसीजर या प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली है बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है, आपको अवेलेबल करवा रहा है। और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका कंप्लीट सिलेबस है वो भी अवेलेबल करवा रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी चैनल पे है। इसलिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और अपने सारे कंटेंट को कंप्लीट करके और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। तो डियर फ्रेंड्स, हम चैप्टर 6 के पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, पेमेंट टर्म्स एंड प्राइस वेरिएशंस। तो फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी है, इस पर पूरा डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि बिड सिक्योरिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या होती है और इनको किस फॉर्म में लिया जाता है, ये पूरा डिस्कशन हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड है, यहाँ पर अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड में सबसे पहला पॉइंट है 6.2 पेमेंट क्लोज। द एलिमेंट्स ऑफ प्राइस इंक्लूडेड इन द कोटेशन ऑफ ए टेंडर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स टू बी सप्लाइड एंड द services to be performed, location of the supplier, location of the user, terms of delivery, extent, rules and regulations about taxes, duties and so on of the seller's country and the बायर्स कंट्री। तो ये सब चीजें हैं वो डिपेंड कर रही हैं खरीदने वाले और बेचने वाले पर। तो खरीदने वाले और बेचने वाले पर पेमेंट क्लोज है वो भी उसी देश के अनुसार, वहां की कंडीशंस के अनुसार, रूल्स के अनुसार पेमेंट क्लोज है वो एप्लीकेबल होंगे। In cases of indigenous goods, the main elements of price may include raw material, production cost, overhead, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। एलिमेंट ऑफ प्राइस में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? रॉ मटेरियल शामिल होंगे, प्रोडक्शन शामिल होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ओवरहेड है, पैकिंग है, फॉरवर्डिंग चार्जेज है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, एक्साइज ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस, ड्यूटीज एज एप्लीकेबल। तो ये सब इंडिजिनस आइटम के लिए शामिल की जाएंगी। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इन एडिशन टू सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ प्राइस एज अबव, other than excise duty and taxes, there may be element of custom duty, import duty, landing and clearing charges and commission to Indian agents. Further, depending on the nature of the goods, whether domestic or imported, there may be cost elements towards installation and commissioning, operators training and so on. तो पेमेंट क्लोज में क्या क्या चीजें शामिल होंगी यहाँ पर हमने बहुत क्लियर बताया गया। अगर इंडिजिनस आइटम है, इंडिजिनस गुड्स हैं, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट शामिल होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होगी, ओवरहेड कॉस्ट शामिल होगी, पैकेजिंग शामिल होगी, साथ में फॉरवर्डिंग चार्जेज होंगे, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, एक्साइज ड्यूटी और अदर टैक्सेज है, और ड्यूटीज एप्लीकेबल है, दूसरे चार्जेज है, वो सारे चीजें शामिल होंगी। परंतु इंडिजिनस के अलावा अगर आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो इंपोर्ट होने पर ये सब चीजों के अलावा और भी चीजें हैं प्राइस एलिमेंट में शामिल हो जाएंगी, जैसे कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, और लैंडिंग और क्लियरिंग चार्जेज है, कमीशनिंग टू इंडियन एजेंट्स है। ये सब बातें भी गुड्स में या प्राइस में
शामिल हो जाएँगी, प्राइस इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि वो सब चीज़ें आइटम पर डिपेंड कर रहा है कि वो आइटम किस तरीके का है, डोमेस्टिक है या इम्पोर्टेड है। अगर डोमेस्टिक या इम्पोर्टेड है तो भी उसमें नेचर ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है कि उसका इंस्टॉलेशन करवाना है, उसकी कमीशनिंग करवानी है, ऑपरेटर ट्रेनिंग होनी है कि अगर वो कॉम्प्लिकेटेड आइटम है तो उसको इंस्टॉल करने के बाद में ऑपरेटर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होना ज़रूरी हो जाता है। तो पेमेंट क्लोज में बहुत सारी बातों को शामिल किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से ये बातें हैं वो शामिल होती हैं। अगला बिंदु देख लेते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट to enable the tenderers to frame their quotations properly in a meaningful manner, the tender document should clearly specify the desired terms of delivery and also the duties and responsibilities to be performed by the supplier in addition to supply of goods. तो ये बात भी बताई गई है कि अगर टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो वहां पर स्पेसिफिकेशन जो खरीद एंटिटी है उसको सारी बातें हैं वो बता देनी होंगी। आगे देखते हैं। वाइल क्लेमिंग द पेमेंट द सप्लायर शुड ऑल्सो सर्टिफाई इन द बिल दैट द पेमेंट बीइंग क्लेम्ड इज स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल ऑब्लिगेशंस ऑन द part of the supplier for claiming this payment have been fulfilled as required under the contract. There should also be a suitable provision for verification of the authenticity of the person signing the invoice and so on to claim the payment. तो ये बातें बतानी होंगी कि जो आपके बिल तैयार किए गए हैं वो सप्लायर को बिल है वो ऑथराइज सिग्नेटरी के द्वारा साइन करके और सबमिट करने होंगे और उसको वेरीफाई भी करवाया जा सकता है खरीद एंटिटी के द्वारा। साथ में ही बिल में ये बात भी सर्टिफिकेशन देना होगा कि बिल जो दिया गया है वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के अनुसार दिया जा रहा है। तो ये बातें हैं वो ध्यान देनी होंगी बिल सबमिट करते समय। और इसके बाद में नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं बिलिंग प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर खरीद एंटिटी है, तो बिल उसके पास में पहुँच जाना चाहिए और बिल पहुँचेगा तो कौन-कौन सी चीज़ें बिल में शामिल होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्राइस वेयर द प्राइस हैज सेवरल कंपोनेंट्स सच एज द प्राइस ऑफ द गुड्स, cost of installation, commissioning, operators training, and so on. Bidders should be asked to furnish a cost breakup indicating the applicable prices and taxes for each of such components along with the overall price. The payments schedule and terms will be linked to this cost breakup. तो कॉस्ट ब्रेकअप है वो बिल में बताना होगा कि ये तो इसकी कॉस्ट है, प्राइस है आइटम की, इस इंस्टॉलेशन चार्जेज इतना लिया जा रहा है, कमीशनिंग इतनी ली जा रही है, ऑपरेटर ट्रेनिंग है वो इतनी ली जा रही है। तो ये सारे ब्रेकअप है, प्राइस ब्रेकअप होने चाहिए और साथ में ही उन पर जो लगने वाले टैक्स है या जीएसटी है वो भी बता देनी होगी। अगर बिल सबमिट हो गया है तो बिल में प्राइसिंग की बात हो गई कि प्राइस है वो उसका ब्रेकअप होना चाहिए, अलग अलग लिखे होने चाहिए बिल में। और सेकंड पॉइंट है करेंसी क्या होगी, किस करेंसी में पेमेंट किया जाएगा, किस करेंसी में बिल है वो मांगा गया है। तो देख लेते हैं करेंसी के बारे में, मतलब कि मुद्रा क्या होनी चाहिए। द टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर टू स्पेसिफाई द करेंसी और करेंसीज इन विच द टेंडर्स आर टू बी प्राइस्ड। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में ये बात क्लियरली बताई जाएगी कि किस तरीके से लेन-देन होगा, बिल है या बिल का पेमेंट किया जाएगा, उसकी मुद्रा क्या होगी, ये बात टेंडर डॉक्यूमेंट में ही बता दी जाएगी। एज़ ए जनरल रूल, डोमेस्टिक टेंडरर्स आर टू कोट एंड एक्सेप्ट देयर पेमेंट इन इंडियन करेंसी। तो सामान्य रूप से तो ये नियम है कि अगर भारत में कोई टेंडरर है, तो भारत के टेंडरर के लिए, डोमेस्टिक टेंडरर के लिए इंडियन करेंसी में ही लेन-देन होगा। Indian agents of foreign suppliers are to receive their एजेंसी कमीशन इंडियन करेंसी। तो अगर फॉरेन से सामान मंगा रहे हैं परंतु किसके द्वारा मंगा रहे हैं, किसके थ्रू परचेजिंग हो रही है, इंडियन एजेंट के द्वारा हो रही है, फॉरेन सप्लायर के माध्यम से। तो यहाँ पर इंडियन एजेंट है तो उसका भी लेन देन है वो किसके द्वारा होगा, इंडियन करेंसी में होगा, भारतीय मुद्रा में होगा। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स
which are directly imported against the contract may be quoted in foreign currency or currencies and paid accordingly in that currency, and the portion of the allied work and services which are to be undertaken in India, like installation and commissioning of equipment, are to be quoted and paid in इंडियन करेंसीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि मुद्रा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि मुद्रा है वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाई होनी चाहिए, टेंडर डॉक्यूमेंट में ये बात बता देनी चाहिए कि लेन देन है वो किस में किया जाएगा, पेमेंट किस में किया जाएगा। तो पहली बात तो टेंडर डॉक्यूमेंट में ये स्पेसिफाई हो जाएगी, पहला बिंदु तो ये हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर डोमेस्टिक टेंडरर है, भारतीय टेंडरर है या निविदा दाता भारत का है, तो उससे इंडियन करेंसी में भारतीय मुद्रा में लेन देन होगा। और फॉरेन सप्लायर है वो किसके द्वारा व्यापार कर रहा है, इंडियन एजेंट के द्वारा टेंडर प्रोसेस में शामिल हुआ है, तो उसको भी इंडियन करेंसी में पेमेंट किया जाएगा, लेन देन होगा। साथ में ही अगर इंपोर्टेड गुड्स है और वहां पर माल है वो विदेश से खरीदा गया है, तो डायरेक्ट उसको उसकी मुद्रा के अनुसार, फॉरेन करेंसी के अनुसार उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। परंतु सामान का पेमेंट किया जाएगा, मतलब गुड्स का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में माल है वो आ चुका है और हमारे देश में आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है, जैसे कि इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कमीशनिंग कर रहे हैं, और अगर ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग हो रही, तो ये सब चीजों के लिए भारतीय मुद्रा में ही उसका लेन देन होगा। खरीद, माल के खरीद तक सीमित है कि उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया जाएगा। माल हमारे देश में आकर के बाकी प्रक्रिया भारत में चल रही है, तो उसको भारतीय मुद्रा में पेमेंट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात यहाँ निकल करके आई है कि क्या मतलब होता है, किस तरीके से प्राइसिंग होगी, क्या उसका मोड होगा पेमेंट का। इसके बाद में अगला बिंदु देख लेते हैं, थर्ड, पेमेंट टू सप्लायर्स इन ए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी ऑफ गुड्स इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेजर। सिमिलरली, रिसीविंग टाइमली पेमेंट फॉर द सप्लाईज इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेलर। ए healthy buyer supplier relationship is based on the twin foundation of timely and quality supply on the one hand, and prompt and full payment to the supplier on the other. It should be ensured that all payments due to the firm, including release of the performance security, are made on a priority basis without avoidable delay as per the tender contract condition। तो बहुत अच्छी बात बताई गई है कि पेमेंट है वो सप्लायर को करना है। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि पहली बात है, खरीद करने वाला अधिकारी है या खरीद करने वाला विभाग है, ये चाहता है कि माल की या सामान की सप्लाई है वो अच्छी क्वालिटी की हो और समय पर होनी चाहिए, तो ये वो चाहता है। तो जब अच्छे माल की आप अपेक्षा कर रहे हैं, एसेंस मान रहे हैं कि इसका ये मतलब है, अर्थ निकल के आ रहा है कि अच्छी चीज आप चाह रहे हैं और समय पर सप्लाई चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से सेलर का इंटरेस्ट है कि वो चाहता है कि जिस अच्छी क्वालिटी का आपको माल दिया गया है, उस अच्छी क्वालिटी की जो मूल्य या मुद्रा निर्धारित की गई है, समय पर उसका पेमेंट हो जाए। पेमेंट लटक जाएगा तो अगली बार वो के सप्लाई कर पाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात बताई गई है कि सेलर का अपना एक इंटरेस्ट है कि उसको जो जिस पेशेंस के साथ में, जिस जील के साथ में वो माल सप्लाई कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिलना चाहिए, उसका कीमत मिलनी चाहिए, रकम है या जो बिल है वो उसका पेमेंट है वो समय पर होना चाहिए। तो दोनों बातें हैं, यहाँ पर लेन देन अच्छा माल लो, उसके बदले में अच्छा पेमेंट भी करो, और वो पेमेंट है वो समय पर होना चाहिए, कोई डिले नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी तरीके की कोई फीस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई वहां पर प्रलोभन है आप मत मांगिए, क्योंकि यहाँ खरीद प्रक्रिया की जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस में कौन कौन से बिंदु बताए गए पेमेंट के बारे में, वो पेमेंट के बारे में कौन कौन से बिंदु बताए गए ये देख लेते हैं। एज फार एज पॉसिबल द पेमेंट टर्म्स एंड टाइम शेड्यूल शुड बी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट बी adhered टू। एनी feasible पेमेंट डिलेज शुड बी कम्युनिकेटेड टू द सप्लायर्स इन एडवांस। तो ये बात बताई गई है कि
यहाँ पर टर्म है वो बता देनी चाहिए कि कब भुगतान किया जाएगा, उसका शेड्यूल क्या होगा पेमेंट का, ये बात है वो टेंडर डॉक्यूमेंट में पहले ही डिक्लेयर कर देनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश से डिले हुआ है, विलंब हुआ है भुगतान का, तो ये बात बता देनी होगी कि हम इस प्रकार से दिक्कतें हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लायर को ये बात कम्युनिकेट कर देनी होगी, जिससे वो कन्वेंस हो जाए। बी पॉइंट देख लेते, प्रॉम्प्ट एंड टाइमली प्रोविजन ऑफ स्टेटरी सर्टिफिकेट्स टू द सेलर फॉर टैक्सेस डिडक्टेड एट सोर्स आर एज मच a part of payment as the amount actually released. A detailed payment advice showing the calculation and reasons for the amounts disallowed and taxes deducted must be issued to the supplier along with payment as soon as possible, but not later than the date of submission of tax returns. The procuring entity must provide the statutory certificates for the taxes deducted to the supplier so that he is able to claim set offs and refunds from the concerned authorities. तो ये बात बताई गई है कि वहां पर प्रोविजन होना चाहिए कि कोई टैक्स है तो वो सर्टिफिकेट भी देना होगा। खरीद प्रक्रिया है, खरीद प्रक्रिया करने वाले विभाग को ये सर्टिफिकेट भी देना होगा कि आपको टैक्स सबमिट करना है, या अगर सबमिट नहीं किया है तो टैक्स भी डिडक्ट करके और उसको सर्टिफिकेट दीजिएगा, सप्लायर को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपके इस इतने अमाउंट का टैक्स बना था, और ये टैक्स सर्टिफिकेट है वो सप्लायर है उनको दे दिया जाएगा, जिससे कि आगे अगर वो उसको रिफंड करवाना चाहते हैं, कहीं कोई क्लेम करवाना चाहते हैं, तो वो उसको दे दिया जाए। तो खरीद एंटिटी है उसको ये बात बता देनी होगी कि इतना टैक्स बना, और उसका सर्टिफिकेट भी दे देना होगा। सी पॉइंट देख लेते, पेमेंट में रिलीज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द फाइनल बिल शुड बी प्रोसेस्ड थ्रू द associated oblique integrated finance as per the terms and conditions of the contract. D point, no payments to contractors by way of compensation or otherwise outside the strict terms of the contract or in excess of the contract rates should be allowed. ये बात बताई गई है कि कोई भी कंडीशन में आप कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं, या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कहीं पर उसको फायदा दिया जा सकता है। एक्सेस पेमेंट भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार ही आपको पेमेंट करना होगा, ज़्यादा आप नहीं दे सकते। चाहे सप्लायर को नुकसान हुआ है तो भी आप उसको फायदा नहीं दे सकते हैं। चौथा बिंदु देख लीजिए, बिफोर द पेमेंट इज मेड द इनवॉइस शुड बी क्रॉस चेक्ड विद द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एसेट्स सर्विसेज टू एंश्योर दैट द पेमेंट मैचेज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये बात बताई गई है कि आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पहले रिसिप्ट प्राप्त हुई है, बिल रिसिप्ट हुए हैं, उनका अच्छे से चेक कर लीजिए, मटेरियल जो मिले हैं, एसेट मिले हैं, या सर्विसेज जो ली गई है उनको मैच करिए, और देखिए कि वास्तव में इतना आइटम दिए गए हैं, सर्विस दी गई है, एसेट दिए गए हैं, और उन्हीं का आप पेमेंट कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, वाइल क्लेमिंग द पेमेंट द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट सर्टिफाई ऑन द बिल दैट द पेमेंट बीइंग क्लेम्ड इज स्ट्रिक्टली within the terms of the contract and all the obligations on his part for claiming this payment have been fulfilled as required under the contract. There should also be a suitable provision for verification of the authenticity of the person signing the invoice and so on to claim the payment. तो ये बात भी देखनी है कि वो जो सप्लायर है उसको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि जो बिल सबमिट किया गया है बिल्कुल रेट के अनुसार है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था उसके अनुसार है, कोई फालतू चीजें नहीं शामिल की गई हैं, जितनी सप्लाई हुई है उतना ही बिल दिया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि साइनिंग अथॉरिटी है जो सिग्नेचर करके दे रहा है बिल पर, उसको भी आपको वेरीफाई करना होगा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, सप्लायर है उसका ऑथेंटिक साइनिंग अथॉरिटी है कि नहीं है इनवॉइस पर। ये सब चीजें हैं वो भी चर्चा हमें कर लेनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट 6.3, टर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड की सप्लाई की जा रही है तो कौन कौन सी टर्म्स होंगी देख लेते हैं। सबसे पहले, वेयर द टर्म्स ऑफ डिलीवरी आर एफ ओ आर। एफ ओ आर का मतलब होता है फ्रेट ऑन रोड, मतलब कि कोई माल की सप्लाई की जा रही है तो वो लोड कर दिया गया है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, एफ ओ आर बोल रहे हैं, मतलब कि फ्रेट ऑन रोड। डिस्पैचिंग स्टेशन, द पेमेंट टर्म्स
डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू एंड नेचर ऑफ द गुड्स। ये बात है कि डिस्पैच करने वाले स्टेशन ने डिस्पैच कर दिया है, माल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया है, परंतु यहाँ पर पेमेंट टर्म्स क्या होगी कि उसकी वैल्यू देखी जाएगी, नेचर ऑफ गुड्स है वो भी देखा जाएगा, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब बातें देखी जाएंगी, तब जाकर के उसको पेमेंट किया जाएगा। और ये कितना किया जा सकता है, 60 to 90% पेमेंट किया जा सकता है। अगर FOR हो गया है, मतलब कि फ्रेट ऑन रोड, मतलब कि माल है वो भेजा जा चुका है और सप्लाई है वो चल रही है, तो रोड पर आ चुकी है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आ गई है, मतलब कि वो रास्ते में आ गई है, तो 60 to 90% पेमेंट किया जा सकता है। और ये पेमेंट कब होगा, जब आपको प्रूफ मिल जाए, प्रूफ ऑफ डिस्पैच मिल जाए, एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड बैलेंस ऑन रिसिप्ट एट साइट एंड एक्सेप्टेंस बाय द कंसाइनी। और जो बाकी बचा हुआ पेमेंट है वो कब दे दिया जाएगा, जब भी माल का रिसिप्ट होगा, मतलब कि माल मिलेगा, तो माल उतरते ही आपको कंसाइनी है वो उसके साथ में पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। वेयर द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इज FOR। FOR का मैं बार बार मतलब बता रहा हूँ कि फ्रेट ऑन रोड, मतलब कि माल है वो रास्ते में है, चल पड़ा है। डेस्टिनेशन ऑब्लिक डिलीवरी एट साइट, द यूजुअल पेमेंट term is 100% on receipt and acceptance of goods by the consignee and on production of all required documents by the supplier। तो ये बात बताई गई है कि अगर माल मिल चुका है, सप्लाई कर दिया, वो उसका डिलीवरी हो चुकी है और मिल गया है, रिसिप्ट होते ही आपको क्या कर देंगे, 100% उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। और पेमेंट है वो कब किया जाएगा, जब आप सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके माल के डिस्पैच होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद समय आप सारी चीजें देते हैं, तो 100% आपको क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बातें निकल आई है, यहाँ पर डिस्पैच कर दिया है, तो डिस्पैच करते ही आप प्रूफ देंगे कि डिस्पैच हो चुका है, तो आपको 60 to 90% मिल जाएगा, और माल की प्राप्ति होते ही आपको जो बाकी बचा हुआ पेमेंट है वो भी मिल जाएगा। और अगर आप डेस्टिनेशन या डिलीवरी कर रहे हैं, तो डिलीवरी होते ही, तो जैसे ही डिलीवरी होगी आपको 100% पेमेंट है वो मिल जाएगा, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में सप्लाई दे दी है तो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, गुड्स टू बी सप्लाइड ऑल्सो नीड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग बाय द सप्लायर, द पेमेंट टर्म्स आर जनरली। तो यहाँ समझ लेते हैं कि अगर माल की इंस्टॉलेशन होना है या कमीशनिंग होनी है सामान की, तो पेमेंट टर्म्स हैं वो क्या रखी गई हैं, सबसे पहले देखते हैं। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद टर्म्स ऑफ डिलीवरी एज FOR डिस्पैचिंग स्टेशन, 60% ऑन प्रूफ ऑफ डिस्पैच अलोंग विद द अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड 30% on receipt of the goods at site by the consignee, and balance 10% on successful installation and commissioning and acceptance by the consignee। तो बहुत ही अच्छी बात निकल के आ गई, कैसे पेमेंट करना है, अगर इंस्टॉलेशन भी होना है, तो सबसे पहले अगर उसने FOR कर दिया, माल को डिस्पैच कर दिया है, तो डिस्पैच का प्रूफ प्राप्त होते ही 60% पेमेंट हो जाएगा FOR के साथ में। इसके बाद में 30% आपको जैसे ही माल की डिलीवरी प्राप्त होती है, माल रिसिप्ट होता है, तो 30% है वो पेमेंट कर दिया जाएगा। और 10% पेमेंट कब किया जाएगा, जब उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, मतलब माल आपने अपने गोदाम से डिस्पैच कर दिया है और उसका प्रूफ भेज दिया कि मेरे यहाँ से माल निकल चुका है। बड़ा अच्छा पेमेंट सिस्टम चल रहा है कि 60% आपको माल निकलते ही हो प्राप्त हो जाएगा, 60% पेमेंट हो जाएगा। 30% वो उसको प्राप्त होने पर, मतलब कि 90% पेमेंट हो गया है, और 10% पेमेंट कब होगा, जब उसको आपने इंस्टॉल कर दिया है। तो इंस्टॉलेशन के बाद में, कमीशनिंग के बाद में, या कोई ट्रेनिंग वगैरह के ऑब्लिगेशन है, वो सब होने के बाद में 100% आपको पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट देख लेते पेमेंट का। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद टर्म्स ऑफ डिलीवरी एज FOR डेस्टिनेशन ऑब्लिक डिलीवरी एट साइट, 90% ऑन रिसिप्ट एंड acceptance of goods by the consignee and destination, and on production of all required documents by the supplier, and balance 10% on successful installation and commissioning
एंड एक्सेप्टेंस बाय द कंसाइनी। तो ये बातें बताई गई है कि माल की सप्लाई कर दी और वो माल है वो रिसिप्ट हो गया था। इससे पहले हमने देखा कि माल की डिलीवरी होने के बाद में और माल प्राप्त भी हो गया है तो 100% आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ इंस्टॉलेशन आ गया है तो 90% आपको डिलीवरी हो चुकी है और उसकी माल प्राप्त होने के बाद में 90% उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। जो बाकी 10% है वो कब दिया जाएगा? जब आपने माल को इंस्टॉल कर दिया है, जो सामान है, उपकरण है, इक्विपमेंट है, उसका इंस्टॉलेशन हो गया है, प्लांट लगा दिया है, उसकी ट्रेनिंग भी दे दी गई है और उसको चालू करके दिखा दिया है, कमीशनिंग भी वहां पर हो गई है, तो 10% है वो इंस्टॉलेशन के बाद में दिया जाएगा। नोट देख लेते हैं, जनरली स्पेशली फॉर गुड्स रिक्वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एट site by the supplier, the desirable terms of delivery are FOR, destination delivery at site, so that the supplier remains responsible for safe arrival of the ordered goods at the site. Therefore, unless otherwise decided, X works or FOR dispatching station terms should be अवॉइडेड। तो ये बात बताई गई है कि माल की डिलीवरी तक सप्लायर है वो रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जारी रखने देना है, क्योंकि गवर्नमेंट है, जब माल प्राप्त हो जाएगा तब उसकी जिम्मेदार होगी। डिस्पैचिंग टर्म्स है उससे बचना चाहिए कि माल की डिस्पैच होते ही और आपको पेमेंट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट 6.31 में देख लेते हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट्स फॉर डोमेस्टिक गुड्स में पेमेंट्स to domestic suppliers are usually made by check, demand draft drawn on a government treasury or branch of RBI or any scheduled commercial bank authorized by RBI for transacting government business. Such payment can also be made to the supplier's bank if the bills are endorsed in favor of the bank with a pre-receipt embossed on the bills with the words receipt payment, and both the endorsement and pre-receipt are authenticated by the supplier. In addition, an irrevocable power of attorney is to be granted by the supplier in favor of the bank in such of those cases where there has been global tendering in order to having uniform payment clause. If domestic suppliers, especially against high value contracts for sophisticated equipments, machinery, desire payment through LC depending on the merits of the case, this may be agreed to. However, procuring entities should switch over to more transparent electronic payment system like electronic clearance system, ECS, real time gross settlement system, RTGS, national electronic fund ट्रांसफर, एनईएफटी और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे। तो ये बातें बताई गई है कि चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट करना है, यहाँ पर आरबीआई के नाम पर या गवर्नमेंट ट्रेजरी के नाम पर या कॉमर्शलाइज बैंक है जो कि ऑथराइज की गई है आरबीआई के द्वारा, उन्हीं के पेमेंट है वो देना होगा। और पेमेंट में ये बात भी बतानी होगी कि पेमेंट रिसीव हो गया है, ये उसको मिल जाएगा कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया, और सामने वाला जो भी सप्लायर है या जो भी बैंक है वो ये कह दे कि हमें तो माल मिला ही नहीं, हमें तो पेमेंट ही नहीं मिला, तो ये बात गलत है। पेमेंट का प्रूफ है यहाँ किस रूप में लेंगे आप, रिसीव्ड पेमेंट के आधार पर प्रूफ ले लेंगे। और साथ में ही किस चीज को बढ़ावा देना होगा कि आप आरटीजीएस करें या ईसीएस करें, एनईएफटी करें या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे के द्वारा पेमेंट करें, जिससे कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और साथ में ही वहां पर कोई घपला भी नहीं होगा। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा डोमेस्टिक पेमेंट करते समय भी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 6.3.2, डॉक्यूमेंट्स फॉर पेमेंट फॉर डोमेस्टिक गुड्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? सबसे पहले सप्लायर्स इनवॉइस इंडिकेटिंग इंटर एलिया डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल वैल्यू, ये सब बातें उसमें होनी चाहिए इनवॉइस में, मतलब कि बिल में। साथ में ही सेकंड है पैकिंग लिस्ट भी होनी चाहिए। थर्ड है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस भी होना चाहिए और इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट वहां पर साथ में होना चाहिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं। फोर्थ है रेलवे रिसिप्ट, कंसाइनमेंट नोट,
फिफ्थ, मैन्युफैक्चरर्स गारंटी सर्टिफिकेट एंड इन हाउस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से गारंटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इन हाउस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि माल की चेकिंग की गई है और बिल्कुल ये अच्छा माल है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है, ये सर्टिफिकेट भी उसके साथ में लगा हुआ होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इश्यूड बाई परचेजर्स इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए कि हाँ मैंने सारा माल है उतारा है और चेक किया है, इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसके अनुसार माल है वो सप्लाई किया गया है। सेवेंथ है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज एंड इफ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पेमेंट करते समय ये सारी चीजें हैं वो होनी चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, परचेज प्रोसीजर में ये बातें हैं वो आपके आ सकती हैं, पूछा जा सकता है। परचेज प्रोसीजर पर आज का हमारा डिस्कशन चल रहा है और परचेज प्रोसीजर और जीएफआर पर बहुत सारे एमसीक्यूज है वो चैनल पर अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे क्वेश्चंस हैं, आप जीएफआर से रिलेटेड है या परचेज प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। साथ में आप दूसरे सर्विस रूल्स है, पुराने परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को भी मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे कंटेंट को देख करके अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए। वहां पर सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि एलडीसीई और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एज यूडीसी, ओएस, एएसओ, ओएस, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी और अदर डिपार्टमेंट्स। तो नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी करवा रहा है, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना। मुझे मालूम है कि आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, आप अपने ऑफ आवर्स में मोबाइल से अपने आप को तैयार कर सकते हैं परीक्षाओं के लिए। देख लेते हैं अगला बिंदु क्या बताया गया है, आगे का बिंदु देख लेते हैं। पेमेंट क्लोज का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 6.4, टर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स। तो अभी हमने इससे पहले डोमेस्टिक गुड्स के लिए कंडीशंस हैं, टर्म्स देखी थी। अभी इंपोर्टेड मतलब कि बाहर से मंगाई जा रही है, आयात किया जा रहा है, तो पेमेंट के लिए क्या टर्म्स होंगी सबसे पहले देख लेते हैं। 4.1 यूजुअल पेमेंट टर्म्स अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय सीए आर इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं, यूजुअल टर्म कंडीशन है पेमेंट की वो तो रहेंगी, इसके साथ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दूसरे कोई टर्म कंडीशन है अप्लाई करती है तो इंपोर्टेड गुड्स के लिए अलग से रखी जाएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट, केसेज वेयर इंस्टॉलेशन, इरेक्शन एंड कमीशनिंग इफ एप्लीकेबल आर नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर। तो बहुत अच्छी बात बताई गई है, अगर इंस्टॉलेशन की या कोई प्लांट खड़ा करना है या कमीशनिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की नहीं है, तो उसको क्या करना होगा, आपको 100% पेमेंट करना होगा, क्योंकि वहां पर कंडीशंस में ये बात नहीं रखी गई कि इंस्टॉलेशन आपको करना है या प्लांट खड़ा करना है, कमीशनिंग करनी है। तो वो सब चीजें हैं नहीं रखी गई है कंडीशन में, तो कंडीशन में ये नहीं रखी है तो 100% आपको क्या कर देना होगा, पेमेंट कर देना होगा। साथ में ही ये बात बताई गई है नेट एफओबी, एफएएस, सीएफआर, सीआईएफ, सीआईपी प्राइस इज टू बी पेड अगेंस्ट इनवॉइस, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, मैन्युफैक्चरर्स टेस्ट सर्टिफिकेट एंड सो ऑन। तो ये बातें हैं कि शिपिंग डॉक्यूमेंट मिल गए, बिल आपको प्राप्त हो गए, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिल गए, मैन्युफैक्चरर्स टेस्ट सर्टिफिकेट मिल गए। तो ये सब बातें मिलने के बाद में आपको क्या कर देना होगा, 100% पेमेंट कर देना होगा, क्योंकि वहां पर कमीशनिंग, इरेक्शन और इंस्टॉलेशन की कंडीशन रखी नहीं गई। सेकेंड पॉइंट है केसेज वेयर इंस्टॉलेशन, इरेक्शन एंड कमीशनिंग आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर, 80 to 90% net FOB, FAS, CFR, CIF, CIP price will be paid against the invoice, inspection certificate where applicable, shipping documents, and so on, and balance within 21 to 30 days of successful installation and commissioning at the consignee's premises and acceptance by the consignee.
तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर इंस्टॉलेशन, इरेक्शन और कमीशनिंग की कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर 100% आपको पेमेंट हो जाएगा। माल सप्लाई होते ही आपको 100% पेमेंट हो जाएगा। परंतु ये कंडीशन रखी गई है तो आपको 80 से 90% पेमेंट है वो माल के सप्लाई होने के बाद में होगा, और बाकी पेमेंट है वो कब होगा? 20 से 10% है। मान लीजिए 80% पेमेंट कर दिया तो 20% बाकी बचेगा, 90% कर दिया है तो 10% बाकी बचेगा। ये 90% पेमेंट होने के बाद में 10% कब दिया जाएगा? जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इरेक्शन हो जाएगा, कमीशनिंग हो जाएगी, मतलब प्लांट तैयार करके दे दिया उन्होंने, तो 21 से 30 दिनों के अंदर उसको पेमेंट है वो कर देना होगा, क्योंकि वहां पर कंसाइनी है, वो कह देगा कि हाँ ठीक है, सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो चुका है, कमीशनिंग हो चुकी है। तो उन सिचुएशंस में दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर आ गई। तीसरा केस देखिए, पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन इफ पेबल अगेंस्ट एफओबी, एफएएस, सीएफआर, सीआईएफ और सीआईपी कॉन्ट्रैक्ट, the entire 100% agency commission is generally paid in non convertible Indian rupees on the basis of BC selling rate of exchange after all other payments have been made to the supplier in terms of the contract. तो अगर कोई कमीशनिंग होनी है तो जैसे ही आपका पेमेंट, इंस्टॉलेशन और सब चीजें हो चुकी है तो आपको 100% कमीशनिंग का जो पेमेंट है वो भी कर देना होगा, क्योंकि एजेंसी का कमीशन लेना है तो कमीशन एजेंट को मिलता है। तो जैसे ही सब ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो गए तो कमीशन है वो 100% दे देना होगा। आगे देख लेते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स। इट शुड बी ensured दैट द imports into इंडिया आर इन conformity विद द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इन फोर्स। तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है उसके अनुसार होने चाहिए, जैसे कि FEMA, फेमा, फेमा करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000 framed by procuring entity and directions issued by RBI under FEMA from time to time। फेमा का मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब होगा इसका। इसके साथ में फॉर इंपोर्टेड गुड्स पेमेंट यूजुअली हैपन्स थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट LC opened by the State Bank of India or any other scheduled authorized bank as decided by the procuring entity. The amount of a letter of credit should be equal to the total payable amount and be released as per the clauses mentioned above. Provisions of uniform customs and practices for documentary credits should be adhered to while opening the LC for import into India. If the LC is not opened, payment can also be made to the seller through a direct bank transfer, for which the buyer has to ensure that payment is released only after the receipt of prescribed documents। आगे देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर पेमेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। The documents which are needed for the supplier for release of payment are to be clearly specified in the contract. The paying authority is also to verify the documents received from the supplier with corresponding stipulations made on in the contract before releasing the payment. Documents which the supplier is to furnish while claiming payment are specified in the letter of credit but usually are। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात बता देनी होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपके लिए जरूरी होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सप्लायर देगा तभी पेमेंट किया जाएगा। तो ये देख लेते हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला बिंदु देख लेते हैं, सप्लायर्स ओरिजिनल इनवॉइस गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग क्वांटिटी, वैल्यू एंड सो ऑन। सब चीजें बतानी होगी उसको बिल में। साथ में पैकिंग लिस्ट भी आपको बतानी होगी, सर्टिफिकेट देना होगा। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स टू बी गिवन बाय द सेलर और ए रिकॉग्नाइज्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अनदर एजेंसी डेजिग्नेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। तो ये ओरिजिन भी बताना होगा कि माल कहाँ बनाया गया, उसका प्रोडक्शन कहाँ पर किया गया, ये बताना होगा।
चौथा पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ प्री डिस्पैच्ड इंस्पेक्शन बाय द परचेजर्स रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले उसकी जो खरीद अधिकारी है वो जांच करेगा, उसका प्रतिनिधि आएगा, पहले डिस्पैच होने से पहले जांच करेगा, माल की लोड होने से पहले जांच करेगा, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है मैन्युफैक्चरर्स टेस्ट सर्टिफिकेट एंड गारंटी। मतलब कि मैन्युफैक्चरर है वो टेस्ट करेगा और ओके बोल करके बोलेगा कि ये माल बिल्कुल ठीक है, रेडी है, और गारंटी भी उसके साथ में ही होगी। छठा पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है, सर्टिफिकेट भी उसके होने चाहिए इंश्योरेंस का। और सेवंथ पॉइंट है बिल ऑफ लोडिंग, एयरवे बिल, रेल रिसिप्ट और एनी अदर डिस्पैच डॉक्यूमेंट इशूड बाई गवर्नमेंट by a government agency like the Department of Post or an agency duly authorized by the concerned ministry department, indicating name of the vessel carrier, बी बिल ऑफ लोडिंग, एयरवे बिल, सी पोर्ट ऑफ लोडिंग, तो कहाँ से वो लोड किया जा रहा है, ये सब बातें हैं वो बताई जानी चाहिए, सब बातें हैं यहाँ पर। ये सारे बिल हैं वो हो जाने चाहिए, आपके जमा होने चाहिए, तब जा करके और पेमेंट किया जाएगा साथ में ही। और क्या बातें बताई गई हैं, और बातें बताई गई हैं, पोर्ट ऑफ लोडिंग होगा, डेट ऑफ शिपमेंट होगा, और ई है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज एंड इफ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीजें हैं वो, अगर फॉरेन से भी माल मंगा रहे हैं, इंपोर्टेड आइटम है, तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंट, पेमेंट से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तब जाकर के पेमेंट होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला बिंदु क्या आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया है, अगला बिंदु है यहाँ पर 6.4.4 एयर फ्रेट चार्जेस। मतलब कि हवाई यात्रा के द्वारा माल लाया जा रहा है तो उसके लिए क्या चार्जेज होंगे। गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एयरलिफ्टेड आर टू बी डिस्पैच्ड ऑन ए चार्ज फॉरवर्ड बेसिस। All air freight charges which are shown on the relevant consignment not as chargeable to the consignee are to be paid to the airline in rupees. Some organization need to import sophisticated instruments, tools and kindred goods. These are usually small in size and very delicate, fragile in nature. Such goods invariably need to be airlifted, but quite naturally form a small part of the air cargo carried by an aircraft. For such imports, procuring entities may engage air freight consolidators who consolidate the small air cargo of different customers to be airlifted from one airport to another. Hiring of services of air freight consolidators should be done in a transparent manner following स्टैंडर्ड प्राइसेज ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो यह बात बताई गई है कि एयर फ्राइट चार्जेज अगर देना पड़ रहा है तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि वो सोफेस्टिकेटेड होते हैं, फ्रोगाइल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो उनको एयर फ्रेट के द्वारा एयर लिफ्ट करके लाया जा सकता है। परंतु यहाँ पर अगर कम आइटम है तो आप छोटे कार्गो कर सकते हैं। साथ में ही एयर फ्राइट कंसोलिडेटर होते हैं, वो कंसोलिडेट करते हैं आइटम को, छोटे छोटे कार्गोज में कंसोलिडेट करके एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मान लीजिए एक जगह कम आइटम है तो छोटे एयर कार्गो से लेकर के और बड़े कार्गो तक सप्लाई किया जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एयर फ्रेट कंसोलिडेटर्स बोलते हैं, जिससे खर्चा कम बैठता है। तो ये सब बातें हैं वो करनी होंगी। एयर अगर एयर फ्रेट करना है, मतलब हवाई यात्रा के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा माल की ढुलाई करनी है, तो सब बातें हैं वो ध्यान रखनी होंगी, चीजें हैं वो टूटनी फूटनी भी नहीं चाहिए, सुरक्षित पहुंचनी चाहिए माल की सप्लाई। तो नेक्स्ट बिंदु देख लेते हैं, अगला बिंदु हमारा आ जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी आ जाएगा। Two banks are involved in payment to the suppliers by LC, the purchasers bank and suppliers bank. The purchaser is to forward the request to its bank in the prescribed format as formulated by the bank, along with all relevant details, including an authenticated copy of the contract. Based on this, the purchaser's bank opens the LC on behalf of the purchaser for transacting payment to the supplier through the supplier's bank. Care should be taken to ensure that the payment terms and documents to be produced for receiving payments through LC are identical with those shown in the contract. Generally, the
irrevocable LC is opened so that the supplier is fully assured of his payment on fulfilling his obligations in terms of the contract. In case the delivery date of the contract is extended to take care of delay in supply for which the supplier is responsible, the tenure of the LC is also to be extended, but the expense incurred for such an extension of LC is to be borne by the supplier. Provisions of uniform customs and practices for documentary credits UCP 600 should be adhered to the while opening the LC for import into India. तो ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है कि एलसी खुलेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट है वो खुलेगा, और सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में सप्लायर की बैंक से जाएगा परचेजर की बैंक में, और फिर उसके अनुसार पेमेंट है वो किया जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ गया है अभी पेमेंट क्लोज में, बहुत ही अच्छा पॉइंट आ गया है, 6.5 आ गया है जो कि बहुत ही जरूरी है। एडवांस पेमेंट के बारे में आ गया है, देख लेते हैं। ऑर्डिनरीली पेमेंट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और सप्लाईज मेड should be released only after the services have been rendered or supplies made. However, it may become necessary to make advance payments इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। सामान्य रूप से जो सर्विसेज है या माल आप मंगा रहे हैं, तो जो माल की सप्लाई हो चुकी है उसके बाद में पेमेंट करिए। ये हाथ दे ये हाथ ले, ये होना चाहिए। या सर्विस हो रही है तो सर्विस एक बार सर्विस कर दीजिए, उसके बाद में पेमेंट ले लीजिए, ये नियम है। परंतु अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती है कि एडवांस पेमेंट आपको देना होगा, तो एडवांस पेमेंट के लिए कंडीशन क्या बन जाती है, सबसे पहला देख लेते हैं। एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाय फर्म्स होल्डिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, अदर कॉस्टली इक्विपमेंट्स। मतलब कि कोई रिपेयरिंग के लिए है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एयर कंडीशनर्स के लिए या कंप्यूटर्स के लिए, कॉस्टली इक्विपमेंट्स के लिए, तो वो फर्म है वो डिमांड करती है कि नहीं हमें तो एडवांस दीजिए, क्योंकि सर्विस हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप एडवांस देंगे तो हमारे वर्कर हैं वो आपके यहाँ सर्विस दे पाएंगे, अगर आपने एडवांस नहीं दिया तो हम कैसे सर्विस दे पाएंगे। तो इन सिचुएशन में आपको एडवांस देने की कंडीशन आ सकती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाई फर्म्स अगेंस्ट फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सो ऑन। तो ये सब कंडीशंस हैं, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बारे में अगर डिमांड की जाती है फर्म के द्वारा, तो तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सर्विस प्रोवाइडर है, पहले यहाँ पर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है जो सर्विस दे रहे हैं, वो मांग कर सकते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है, और तीसरा है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप मेरे चैनल के जीएफआर या परचेज प्रोसीजर के एमसीक्यूज देखिए, वहां पर आपको फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो भी बता दिया गया है। आप वीडियो को देखें और समझे कि फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वहां जाकर के आप समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, सच एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो कितने परसेंट होना चाहिए, अगर ऊपर की कंडीशन में बता दिया गया है कि आप किन किन को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, ये बात हमने चर्चा कर ली है, तो आपको पेमेंट करना होगा, एडवांस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशंस आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एडवांस पेमेंट करना होगा। और यहाँ देख लीजिए लिमिट, जिस पर पुरानी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप देखिए पहली लिमिट क्या बताई है, 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू प्राइवेट फर्म्स। अगर आप प्राइवेट फर्म है तो आप एडवांस पेमेंट कितना कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं। 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू ए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और पीएसयू। अगर स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या पीएसयू की कोई एजेंसी है, तो आप कितना पेमेंट एडवांस कर सकते हैं, 40% कर सकते हैं। इन दोनों पर क्वेश्चन पुरानी परीक्षा में पूछ लिया गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइवेट फर्म है तो एडवांस पेमेंट के लिए कंडीशन हम देख चुके हैं
कि मेंटेनेंस के लिए फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट या आर्म्स एम्यूनेशंस आप खरीद रहे हैं तो उनके लिए आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। परंतु प्राइवेट फर्म है तो उसके लिए 30%, और स्टेट या सेंटर की एजेंसी है या पीएसयू है तो आप 40% कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छे पॉइंट यहाँ पर निकल के आए हैं, क्या क्या पेमेंट के तरीके हैं, कौन कौन से मोड हो सकते हैं पेमेंट के, ये सब छठे पॉइंट में, छठे चैप्टर में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या बिंदु आ जाएगा, आगे देख लेते हैं। कंडीशंस और भी आगे बताई गई हैं यहाँ पर। पे एडवांस पेमेंट के बारे में आगे बताया गया। तीसरा पॉइंट है सी, इन केस ऑफ द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो 6 महीने के द्वारा, 6 महीने के अंदर जो आप पेमेंट करने वाले मेंटेनेंस के लिए जो पे करेंगे उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने से अधिक आप पेमेंट कर देंगे और वो मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी, कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो छोड़ के भाग जाएगा तो आप कैसे सर्विस ले पाएंगे। इसलिए 6 महीने की जो सर्विस वो देने वाला है उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दी गई है। डी में देख लेते हैं, इन एक्सेप्शनल केसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रिलैक्स द सीलिंग्स मेंशन्ड अबव with prior concurrence of the associated integrated finance while making any advance payment as above. Adequate safeguards in the form of bank guarantee and so on should be obtained from the firm. However, the bank guarantee need not be insisted upon in case of procurement of arms and ammunition from ordnance factories. Further, such advance payments should be generally interest bearing, suitable percentage for which are to be decided on a case to case basis. तो ये बात भी बताई गई है कि बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ये जो 30% 40% की लिमिट है वो लिमिट को भी आप छोड़ सकते हैं। आप एक्सेप्शनल और इमरजेंसी केसेस में ये सब बातें हैं वो लिमिट में नहीं रहती हैं, आप लिमिट से बाहर भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए एम्यूशंस या एम्यूनिशंस या आर्म्स खरीद रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तो आप एडवांस पेमेंट की सीलिंग लिमिट है उसको, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6.5.2, डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवांस पेमेंट्स। तो क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? Documents needed from the supplier for release of payment are to be clearly specified in the contract. The paying authority should also verify the documents received from the supplier with the corresponding stipulations made in the contract before releasing the payment. तो इस तरीके से एडवांस पेमेंट के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और अगला बिंदु हमारा आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में भी यहाँ पर बताना जरूरी हो जाएगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो इंश्योरेंस देख लेते हैं 6.5.3 में देख लेते हैं। इंश्योरेंस इन एवरी केस वेयर एडवांस पेमेंट और पेमेंट against dispatch documents is to be made, or LC letter of credit is to be opened, the condition of insurance should invariably be incorporated in the टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर इंश्योरेंस की कंडीशन आपको रखनी है। वेर एवर नेसेसरी द गुड्स सप्लाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी fully insured in a freely convertible currency against loss or damage incidental to manufacture or acquisition, transportation, storage and delivery in the manner specified in the contract। तो ये बात बताई गई है कि आपको क्या करना है, इंश्योर्ड करवाना है। जो भी माल खरीद रहे हैं सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक्विजिशन किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है, डिलीवरी की जा रही है। तो सारी चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, इंश्योर्ड होना होगा। और इंश्योर्ड है वो क्या होगा, आपका फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी होनी चाहिए, कि जो भी विदेश से भी खरीद रहे हैं तो करेंसी में वो कन्वर्ट करके आपको जो भी लॉस डैमेज होंगे उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, ऑल रिस्क है शामिल हो जाएंगे, इंक्लूडिंग वार रिस्क एंड स्ट्राइक क्लोजेज। The amount to be covered under insurance should be sufficient to take care of the overall expenditure to be incurred by the procuring entity for receiving the goods at the destination where
delivery of imported goods is required by the purchaser on CIF oblique CIP basis. The supplier shall arrange and pay for marine air insurance, making the purchaser the beneficiary, where delivery is on FOB oblique FAS basis. Marine oblique air insurance shall be the responsibility of the purchaser. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर परचेजर और सप्लायर है, उनके परचेजर यहाँ बेनिफिशियरी होगा कि उसको अगर कोई नुकसान होता है तो परचेजर है उसको डैमेज या नुकसान का भुगतान है, पेमेंट है वो किया जाएगा। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस है सप्लाई के लिए बहुत ही अच्छे मायने रखता है, क्योंकि वहाँ रिस्क होती है, रिस्क से बचने के लिए परचेजर को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस है वो जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फर्म प्राइस विज एज वेरिएबल प्राइस। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द डिलीवरी पीरियड डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 18 months should normally be concluded with a firm and price fixed by inviting tenders accordingly. However, even for shorter deliveries, the price variation clause PVC may be stipulated for items with non-ferrous and other raw materials prone to short-term price volatility, especially for critical or high-value items. Otherwise, there is a possibility of the contract failing or the purchaser having to pay a higher price if prices fall for high value more than rupees 3 crore. Tenders with deliveries longer than 18 months, PVC may be provided to protect the purchaser's interest also, where it is decided to conclude the contract with a variable price on appropriate clause incorporating inter alia. A suitable price variation formula should also be provided in the tender documents to calculate the price variation between the base लेवल एंड शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि यहाँ पर फर्म प्राइस है वो वेरिएबल प्राइस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर 18 महीने से ज्यादा अगर कोई टेंडर लाइबिलिटी चलती है तो वहां पर प्राइस वेरिएशन होना चाहिए, मतलब कि रेट घटती है या बढ़ती है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि आज की डेट में रेट है अलग है और 18 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में रेस प्राइस है वो बढ़ जाती हैं। तो प्राइस बढ़ने पर सप्लायर बोलेगा कि मुझे तो ज्यादा पेमेंट चाहिए, और जो खरीद करने वाला है वो बोलेगा कि नहीं हम तो पुरानी रेट पे लेंगे। तो वहां पर उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए ये बात बताई गई है कि अगर प्राइस वेरिएशंस में कोई दिक्कत आ रही है तो प्राइस वेरिएशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ चेंजेज कर सकते हैं। वहां पर कुछ बातें रखी जा सकती है कि आप बेस लेवल बना सकते हैं और शेड्यूल बना सकते हैं, डिलीवरी की शेड्यूल बना सकते हैं। तो उसके लिए प्राइस वेरिएशन अगर रेट कम हो जाती है तो कम कर दीजिए, रेट बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो बेस लेवल वहां पर होना चाहिए। बेस लेवल होने पर 18 महीने से ज्यादा अगर होते हैं तो उसमें ये सप्लायर के लिए कंडीशन रहती है कि आप वेरिएबल प्राइस रेट है वो रख सकते हैं, परंतु उससे कम के होते हैं तो सामान्य रूप से जो टेंडर प्रोसेस है वो 1 साल के लिए होती है, तो वहां पर आप प्राइस वेरिएशन से कंडीशन नहीं रख सकते हैं। इसके बाद में आगे के पॉइंट देख लेते हैं, प्राइस वेरिएशन से संबंधित है कि आगे क्या बात बताई गई देख लेते हैं। इट इज बेस्ट टू proactively provide our own PVC in the tender documents to discourage different bidders quoting different formulae and different base dates, which may lead to problems on bringing their prices on a common comparable footing। तो अलग अलग अगर फॉर्मूले हैं या अलग अलग तरीके हैं, बेस डेट बना रखी हैं, तो उनको अलग क्या करेंगे यूनिफॉर्म बना दीजिए जिससे कि कंपेयर करने में और पेमेंट में और सब चीजों में आसानी रहे। The variations are to be calculated periodically by using indices published by governments oblique chambers of commerce oblique London Metal Exchange oblique any other neutral and fair source of indices. Suitable weights are to be assigned to the applicable elements, that is fixed overheads and profits, materials and labor in the price variation formula. If the production of goods needs more than one raw material, the input cost of material may be further subdivided for different categories of material for which cost indices are published. The following are important elements for PVC. तो
प्राइस वेरिएशन के लिए कौन-कौन सी कंडीशंस हैं यहाँ पर रखी गई हैं। प्राइस वेरिएशन से बचने के लिए आपको परचेज़र को सुरक्षित करने के लिए पॉइंट बताए गए हैं। प्राइस वेरिएशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है, देख लेते हैं। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पीवीसी। पहला है द प्राइस एग्रीड अपॉन शुड स्पेसिफाई द बेस डेट, that is the month and year to which the price is linked, to enable variations being calculated with reference to the price indices prevailing in that month and year. The raw materials used in manufacture are procured some weeks before the goods submission for inspection. This period is called the time lag for price variation. It applies both for base date and date of supply. This time lag at both ends मस्ट बी स्पेसिफाइड। तो ये बात बतानी होगी कि कब बेस डेट है, कब तक सप्लाई करनी है, वो बात बता देनी होगी। इसके साथ में ही द प्राइस वेरिएशन फॉर्मूला मस्ट ऑल्सो स्टिपुलेट ए मिनिमम percentage of variation of the contract price only above which the price variation will be admissible. For example, where the resultant increase is lower than say 2% of the contract price, नो प्राइस एडजस्टमेंट विल बी मेड इन फेवर ऑफ द सप्लायर। तो सप्लायर के फेवर में कुछ नहीं करना है, क्योंकि परचेजर यहाँ पर सरकार है और सरकार के लिए आपको क्या करना है कि नुकसान कोई तरीके से नहीं देना है। आप सप्लायर के बारे में चिंता मत करिए, आप चिंता करिए गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट है वो सबकी है और सबके फायदे यहाँ पर छुपे होने चाहिए। तो 2% प्राइस वेरिएशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर बताया गया है। पीवीसी में 2% आप घटबढ़ कर सकते हैं अगर रेट बढ़ गए हैं तो। तीसरा पॉइंट है द प्राइस वेरिएशन क्लोज शुड प्रोवाइड फॉर ए सीलिंग ऑन प्राइस वेरिएशंस, particularly where escalations are involved. It could be a percentage per annum or an overall ceiling or both. ये सब होना चाहिए। where advance or stage payments are made, there should be a further stipulation that no price variations will be admissible on such portions of the price after the dates of such supply. तो प्राइस वेरिएशन के लिए ये बात है कि एडवांस में दे दिया गया तो बाद में प्राइस बढ़ी है तो वो बात नहीं माननी है, वहां पर आपको पेमेंट है वो कर दिया है, इसलिए प्राइस वेरिएशन का क्लोज है वो इसमें लागू नहीं होता है। ये बातें हैं वो ध्यान रखनी है परचेजर के द्वारा। पांचवें पॉइंट में बात बताई गई है, देखिए पांचवें पॉइंट में वेयर डिलीवरीज आर एक्सेप्टेड बियॉन्ड द शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ liquidation damages as provided in the contract, the LD, if a percentage of the price will be applicable on the price as varied by the operation of the PVC. 6. No upward price variation will be admissible beyond the original scheduled delivery date for defaults on the part of the supplier. However, a downward price variation would be availed by the purchaser as per the denial क्लोज इन द लेटर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द डिलीवरी पीरियड। तो डिलीवरी में डिले हो गया और रेट भी बढ़ा दी तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, परंतु डिलीवरी में डिले किया है और लेट सप्लाई भी वो कर रहा है तो आपको क्या करना है, फायदा ले लेना है कि रेट डाउन हो गए तो आप हमें फायदा दे दीजिए। सातवां पॉइंट है प्राइस वेरिएशन में बी अलाउड बियॉन्ड द ओरिजिनल शेड्यूल्ड delivery date by specific alteration of that date through an amendment to the contract in cases of force majeure or defaults by government. Eighth point है where contracts are for supply of equipment, goods and so on imported subject to customs duty and foreign exchange fluctuations and or locally manufactured subject to excise duty and other duties and taxes, the percentage and element of duties and taxes included in the price should be specifically stated along with the selling rate of foreign exchange element taken into account in the कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड आइटम्स। तो बहुत अच्छी बातें आज की डिस्कशन में हम कर रहे हैं और यहाँ पर आपको किस तरीके के पेमेंट करने हैं वो सब बातें चर्चा कर रहे हैं। आगे के बिंदुओं को देख लीजिए, प्राइस वेरिएशन के बारे में नवा पॉइंट यहाँ दिया है। द क्लोज शुड ऑल्सो कंटेन द मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस वेरिएशन एडमिजिबल। 10th,
The buyer should ensure a provision in the contract for the benefit of any reduction in the price in terms of the PVC being passed on to him। तो ये बात का तो जरूर ध्यान रखना है कि जैसे ही रेट कम होती है आप पीवीसी एप्लीकेबल कर दीजिए, प्राइस वेरिएशन आप बोल दीजिए कि नहीं रेट आपको कम करनी होंगी। चारवा पॉइंट है एन इलस्ट्रेटिव पीवीसी क्लोज इज अवेलेबल इन एनेक्सर 15 में दिया गया है, जो हम बाद में देख लेंगे। 12वां पॉइंट है care should be exercised in contracts providing for price variation to finalize the price before final payment is made after obtaining data and documents in support of claims for escalation if any, where no such claims are submitted by the suppliers, an examination of whether there has been a downward trend in the cost which the contractor may not bring out is required at any rate. An undertaking should be obtained from the contractor to the following effect in case it becomes necessary to make the final payment before he has submitted the required data documents related to the PVC। तो क्या सर्टिफिकेट देना होगा? इट इज सर्टिफाइड दैट देयर हैज बीन नो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्राइस वेरिएशन इंडिसेस and in the event of any decrease of such indices during the currency of this contract, we shall promptly notify this to the purchaser and offer the requisite reduction in the contract rate। तो ये बात बतानी होगी कि अगर कोई रेट डिक्रीज होती है, कोई इंडिकेटर्स है, सूचकांक घटते हैं, तो आपको तुरंत ही सूचित कर दिया जाएगा। और अभी जो मैं माल की सप्लाई दे रहा हूं तो रेट है वहां पर सूचकांक के अनुसार है, कोई भी प्राइस डिक्रीज नहीं हुई है, और डिक्रीज होगी तो मैं आपको प्रॉम्प्टली बताऊंगा कि अभी आप ये प्राइस या इंडिकेटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। तो ये बात उसको सर्टिफिकेट के रूप में देनी होगी, सप्लायर को बतानी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माल की इंटरनेशनल मार्केट में या जो सूचकांक है उनमें मार्केट वैल्यू घट गई है और आप उसको हाई रेट में दिए जा रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। 10वां पॉइंट देख लेते हैं। 10वें पॉइंट में बताया गया है नॉट विद स्टैंडिंग द अबव फॉर्मेलिटीज इट शुड बी अप्रिसिएटेड दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर to be vigilant about downward variation, and it is therefore the basic responsibility of the purchase officer to make sure that the benefits of the downward variation wherever it occurs आर फुली अवेल्ड। तो ये बात बताई गई है कि परचेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब कि उसका इंटरेस्ट है, रेट कम हो रही है तो उसकी कीमत भी कम चुकानी पड़े, इसलिए परचेज ऑफिसर है या कोई भी ऑथराइज ऑफिसर है उसको ध्यान रखना है कि मार्केट वैल्यू या इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू कम होती है तो उसका फायदा उठा लिया जाए, और उसका फायदा उठा करके, और पब्लिक है मतलब पब्लिक मनी या गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो, इसलिए उसका फायदा लेकर के जैसी डाउनवर्ड रेट होती हैं, डाउनवर्ड वेरिएशंस आते हैं, उसका फायदा ले लिया जाना चाहिए। ये बात है ध्यान रखनी है परचेज ऑफिसर को या परचेजर को। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने पेमेंट क्लोज के बारे में चर्चा करी, किस तरीके के पेमेंट करने होंगे, कितने परसेंट एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, कौन सा मोड होगा, कब पेमेंट करना होगा, ये सारी बातें हमने परचेज प्रोसीजर में पढ़ी, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 6। आज हमने चर्चा करी पेमेंट क्लोज कौन कौन से थे इसके बारे में डिस्कशन किया। आगे के कमिंग वीडियोज में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे 6.7 एक्सचेंज ऑफ रेट वेरिएशन। तो एक्सचेंज ऑफ रेट वेरिएशन के बारे में अगले कमिंग वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में परचेज प्रोसीजर पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूछे जाएंगे। मुझे पता है कि पुरानी परीक्षाओं में परचेज प्रोसीजर पर बहुत सारे क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे और अभी भी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। और नवोदय विद्यालय में जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है जिसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, उसमें भी ये परीक्षाओं में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए मैं बिल्कुल डिटेल में परचेज प्रोसीजर का चैप्टर 6 लेकर के आ रहा हूँ, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो रही हैं। इसके साथ में इससे पहले 5 चैप्टर हैं वो चैनल पर अवेलेबल है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें और परचेज प्रोसीजर को बिल्कुल कंप्लीट कर ले।
और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।